हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 चैप्टर 5 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, एन, एस और जी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:5। 31 मार्च 2016 की बैलेंस शीट दी गई है। इसी डेट को एक पार्टनर जी जो है वो फर्म को छोड़ के जा रहा है, रिटायर हो रहा है। जी के छोड़ने के बाद रिमेनिंग पार्टनर एन और एस ने डिसाइड किया है कि फ्यूचर में प्रॉफिट 2:3 की रेशियो में बांटेंगे। अब जी के रिटायरमेंट के टाइम पर आपने रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज की, जिसकी इंफॉर्मेशन दी है। गुडविल की वैल्यूएशन भी की, जो कि 90,000 है। आपको क्या करना है इसमें, आपको सिर्फ जर्नल एंट्रीज बतानी है। जितनी भी जर्नल एंट्रीज बनेगी जी के रिटायरमेंट के टाइम पर, वो सभी आपको बतानी है। तो सबसे पहले एक बात को समझ लो, अगर आप रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और जो सीक्वेंस मैंने आपको समझाई है उसी सीक्वेंस को फॉलो करोगे, तो उसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए जो जो जर्नल एंट्रीज बनेगी वही आपको यहाँ पर लिखनी है। अब हम अकाउंट नहीं बना रहे, जर्नल एंट्रीज बना रहे, लेकिन सीक्वेंस वही रहेगी। तो सबसे पहले गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है, और गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, गेनिंग रेशियो। तो एनएसजी जो कि पार्टनर थे, रेशो क्या थी, 2:3:5। अगर जी फर्म को छोड़ के जा रहे हैं तो एन और एस ने डिसाइड किया 2:3 की रेशो में हम फ्यूचर में प्रॉफिट को बांटेंगे। अब आपको ध्यान होगा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टाइम पर मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी कि जब ओल्ड रेशो और न्यू रेशो में कॉम्बिनेशन सेम रहता है, ओल्ड पार्टनर्स का, रिमेनिंग पार्टनर्स का, तो इसका मतलब आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगी, वही होगी जो ओल्ड रेशो है। उसी तरह से रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के केस में भी, अगर ओल्ड रेशियो में जो कॉम्बिनेशन था वही ये आगे भी रखना चाहते हैं, बेशक क्वेश्चन में अलग से लिख के दिया है, लेकिन न्यू रेशियो में भी कॉम्बिनेशन इनका वही है 2:3, तो आपका गेनिंग रेशियो क्या होगी, वही होगी जो ओल्ड रेशियो है, 2:3 की रेशियो में। इसका मतलब जो जी का शेयर ऑफ प्रॉफिट है 5/10, इन दोनों ने मिलकर के किस हिसाब से बांटा होगा, इन दोनों ने मिलकर के इसी हिसाब से बांटा 2:3 की रेशियो में। जब क्वेश्चन में साइलेंट हो, क्वेश्चन साइलेंट हो कि रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट रिमेनिंग पार्टनर ने किस हिसाब से बांटा, तो उस केस में आपको यही लेके चलना है कि इन दोनों ने अपने ओल्ड रेशियो में जो कॉम्बिनेशन है उसी हिसाब से बांटा। तो यहां पर गेनिंग रेशियो आपको फटाफट लिख देनी है 2:3, जो कि ओल्ड रेशियो। आपको यहाँ पर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करके टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि अगर लेंदी क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ट्रिक्स अप्लाई करनी है। अभी तक मैं आपको समझाने के लिए न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करती आ रही थी, ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए कि हम ये कर क्या रहे हैं। अब आप इतना समझ चुके हो, अब हम लेंदी क्वेश्चंस के प्रोसेस पे पहुंच चुके हैं। तो वहां पर आपको ये ट्रिक्स अप्लाई करनी है जब क्वेश्चन साइलेंट है, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो में कॉम्बिनेशन सेम है रिमेनिंग पार्टनर का, तो गेनिंग रेशियो भी आपकी वही रहेगी। अब गेनिंग रेशियो मिल गई, तो जी का शेयर ऑफ गुडविल चाहिए। अब हमें पूरी फर्म की गुडविल है 90,000 और जी का शेयर बनेगा गुडविल में 45,000। 90,000 का 5/10 पार्ट जो कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है, वही इसको गुडविल में भी मिलेगा 45,000। अब हमें इसको क्यों देना है, क्योंकि ये जो गुडविल है ये पूरी फर्म की गुडविल है, रेपुटेशन है। आज की डेट में आप बेचते हो तो आपके एसेट से ज्यादा आपको पैसे मिलने वाले, और उसमें जी का भी शेयर होगा। लेकिन आज आप ये पैसा रियलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि आप ना तो एसेट्स बेच रहे हो, ना ही फर्म को वाइंड अप कर रहे हो। लेकिन आगे जब भी वाइंड अप होगी तो ये गुडविल का हिस्सा जब बटेगा तब उस टाइम पर जी नहीं होगा, और जी का शेयर ऑफ गुडविल किसको मिलेगा, एन और एस को मिलेगा। तो एन और एस ही मिल करके जी को पेमेंट करेंगे। जो ये 45,000 इसको मिलने हैं वो फर्म नहीं देगी, एन और एस इसको मिल करके देंगे। ये आपस में पार्टनर्स के बीच की एडजस्टमेंट है, फर्म का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो 45,000 जो जी को मिलने हैं उसको इन दोनों ने
2:3 के हिसाब से इन दोनों को फायदा होने वाला है, तो इसी हिसाब से 45,000 में पेमेंट भी करेंगे। 45,000 का 2/5 का फायदा 18,000 एन को होने वाला है और एस को होने वाला है 27,000। तो गेनिंग पार्टनर को आप डेबिट करते हो, डेबिट कर दो 18,000 और 27,000 से। और जी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है ना, जिसका शेयर ऑफ प्रॉफिट लूज हो रहा है, तो जी इस कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करो 45,000। ये एंट्री तो हमारे लिए नई नहीं है ना, अच्छे से समझ में आ गई। अब नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी, हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हम चेक करते हैं अपनी बैलेंस शीट में कोई रिजर्व है। हाँ रिजर्व है 90,000 का। इस 90,000 का क्या करें, क्या क्वेश्चन में कहा है कि रिमेनिंग पार्टनर्स आगे लेके जाना चाहते हैं, नहीं कहा। तो इसका मतलब इस रिजर्व को आप यहाँ पर बांट करके खत्म करोगे। किनके बीच में, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर्स मतलब NSG तीनों के हिस्से में इसका शेयर जितना आएगा ओल्ड रेशो के हिसाब से, इन तीनों के कैपिटल अकाउंट आप क्रेडिट करोगे। रिजर्व एक तरह से प्रॉफिट है, प्रॉफिट का एक हिस्सा है। तो प्रॉफिट है तो पार्टनर्स के लिए फायदा है, फायदा है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे। और ये जो जनरल रिजर्व जिसका क्रेडिट बैलेंस है, इसे आप डेबिट करोगे तभी तो खत्म होगा। इसको डेबिट किया, इसको खाली किया और कहाँ ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल अकाउंट में। तो ये जनरल रिजर्व अब आपकी न्यू बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि यहाँ बांट करके आपने पार्टनर्स के अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये एंट्री भी आपको समझ में आ गई, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पर देखते हैं, एसेट साइड पे देखो, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस भी आ रहा है। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, एसेट साइड पे जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस हो, वो इसका मतलब है लॉस है। इस साल हमें लॉस हुआ है 75,000 का, तो ये भी आपको पार्टनर्स में ही बांटना है। कौन से पार्टनर्स, तीनों पार्टनर में बटेगा। जिसका जितना हिस्सा है, लॉस है तो पार्टनर के अकाउंट में अगर डालोगे तो कहाँ डालोगे, डेबिट साइड पे। लॉस है तो इनके लिए तो नुकसान है, नुकसान है तो इनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस कम हो जाएंगे ना। तो तीनों के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस जो डेबिट था, अब क्रेडिट करोगे तभी तो खत्म होगा। और इसको खाली किया आपने, पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस आगे की बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाएगा। इतना हो गया, ये स्टेप भी हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, रिवैल्यूएशन का। तो रिवैल्यूएशन में सबसे पहले यहाँ पर समझो एक बार, ए पॉइंट को हम बाद में लेते हैं, पहले इस पॉइंट को समझो। पेटेंट्स विल बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का मतलब है इन पेटेंट्स को बेचने पर आपको कुछ पैसा नहीं मिलना, या इसको पूरा का पूरा खर्चे में डालना है, इसको खत्म करना है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक तरह से आपकी एसेट नील हो गई। तो पूरा का पूरा नुकसान 90,000 कहाँ डालोगे, इवैल्यूएशन में, डेबिट साइड पे। इसी तरह से कहा है स्टॉक, मशीनरी और बिल्डिंग, ये तीनों एसेट 5% से डेप्रिशिएट हो गई। तो स्टॉक अगर आप देखते हो इसका 5%, 1.5 लाख का स्टॉक का 5% कितना होगा, 10% तो 15,000 हो गया, 5% 7,500। स्टॉक की वैल्यू 7,500 से घट गई, ये भी नुकसान है। मशीनरी वो भी 5% से घट गया, तो 4.5 लाख की मशीनरी का 5%, 10% तो 45,000, 5% 22,500, ये भी घट गया तो नुकसान हो गया। इसके बाद आपकी बिल्डिंग 3 लाख की है, ये भी 5% से डेप्रिशिएट हो गई, तो 10% तो 30,000 और 5% 15,000, इतना नुकसान हो गया। तो ये चारों एसेट की वैल्यू घट गई। साथ में कहा है कि एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है 30,000 का, वो हमने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया। अब क्रेडिटर क्या होता है, आपकी लाइबिलिटी है। तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आपके लिए नुकसान है, तो कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड पे। तो ये पांचों आइटम्स आप एक बार में लिखो। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट होगा और ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, पेटेंट, स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग, ये तो क्रेडिट होंगे क्योंकि एसेट की वैल्यू घट गई। और क्रेडिटर्स, ये लाइबिलिटी बढ़ गई 30,000 से, तो ये भी आपको क्रेडिट ही करना था। तो ये तो आपकी एक ही बार में एंट्री बन गई सभी, क्योंकि डेबिट साइड पे आने थे। लेकिन अब जो फर्स्ट पॉइंट है इसको ध्यान से समझो, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपके डेटर्स थे 1,35,000 के, इसमें से 6,000 रुपए के बेड डेट्स हो गए। अभी आप प्रोविजन को भूल जाओ, आपके जो ये डेटर्स थे जिनसे आपको ये पेमेंट मिलनी थी, उसमें से 6,000 के डेटर्स डूब गए, उनसे पेमेंट नहीं मिली। तो अब आपके डेटर्स कितने रह गए, 1,29,000। अब इस पे कहा है कि आपको 5% का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है। आपको ये मान के चलना है कि इसके 5%
डूब सकते हैं। तो न्यू प्रोविजन इसका क्या हो गया, 6,450 रुपए। 1,29,000 का 5%, 6,450 रुपए। ये बात आपको यहां तक समझ में आ गई। अब आपको याद होगा क्लास 11 में हम क्या करते थे, जो बेड डेट्स होते थे वो लिखते थे। इस साल का जो हमारा खर्चा है बेड डेट्स का 6,000 का। अब इस बेड डेट्स को हमने, जो हमारे बेड डेट्स हुए हम उसको किससे एडजस्ट करते हैं, हमने ये जो प्रोविजन किया है ये इसीलिए तो किया है ताकि हम इस बेड डेट्स का जो खर्चा होगा इसके साथ एडजस्ट कर सके, इसीलिए किया है ना प्रोविजन। लेकिन 15,000 की जगह हमारे कितने रुपए डूबे, सिर्फ 6,000। तो हमने एक एक्स्ट्रा खर्चा डाला हुआ है, कितना, 9,000 का एक्स्ट्रा खर्चा डाल दिया। ठीक है, तो ये 9,000 का एक्स्ट्रा खर्चा डाल दिया, वो तो वापस लेना पड़ेगा ना आपको, एक तरह से इनकम है। तो 6,000 का जो ये बेड डेट्स का खर्चा था हमें प्रोविजन के साथ ही एडजस्ट करना है। तो बैलेंस आपका कितना बचा, 9,000, या तो यहाँ पर लिखो, सिर्फ 9,000 लिखो और 9,000 में से ये ओल्ड न्यू प्रोविजन को माइनस करो, तो 2,550 रुपए का आपको फायदा होगा कि आपको सिर्फ इतने का प्रोविजन चाहिए, लेकिन अभी भी आपका बैलेंस 9,000 का बचा हुआ है। तो 2,550 रुपए आपके लिए फायदा है एक्स्ट्रा। आपका ये जो खर्चा डला हुआ था वापस रिटर्न बैक कर लो, इसको आप इनकम में बुक कर लो। अगर ये समझ नहीं आ रहा तो इसको इस तरह से समझो, बेड डेट्स आप डालते थे, उसके बाद नो न्यू प्रोविजन जो किया 6,450 उसको ऐड करते थे, और जो ओल्ड प्रोविजन था इसको सीधा सीधा माइनस करते थे। 15,000 इसको माइनस कर दो। अब देखो आपका यहाँ पर नेगेटिव बैलेंस आ रहा है 2,550 रुपए, नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, लेस वाला आइटम ज्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब ये जब नेगेटिव बैलेंस आता था तो आप इसको कहाँ दिखाते थे, एज ए इनकम दिखाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कि हमारे को प्रोविजन का जो ये है एक्स्ट्रा खर्चा डला हुआ था ये इनकम है अब हमारी। वही चीज है, वही चीज आपको रिवैल्यूएशन में करनी है कि ये जो खर्चा एक्सेस डला हुआ है ये प्रोविजन करने के बाद भी ये हमारा अभी भी इतना एक्सेस खर्चा डला हुआ है, इसको वापस से हमें राइट ऑफ रिटर्न बैक करना है, हमें इसको वापस से एज ए इनकम बुक करना है। करेक्ट है, तो रिवैल्यूएशन में आप कहाँ दिखाओगे, क्रेडिट साइड पे। अब एंट्रीज क्या होंगी समझो, सबसे पहले तो ये बेड डेट्स है, हमारे डेटर्स कम हो गए ना। बेड डेट्स होना मतलब अब आपको फाइनल पता चल गया इतने डेटर्स में से इतना पैसा फाइनली डूब चुका है, और बाकी बचे हुए आपके अच्छे डेटर्स बच गए। तो ये फाइनल अमाउंट है जो पैसा आपका डूब गया, तो इसको डेटर्स में से माइनस करोगे ही करोगे। तो बेड डेट्स ये अब आपको खर्चा है, वो खर्चा आपको पता चल गया, इसके अगेंस्ट मेरी इस एसेट के अगेंस्ट इतना खर्चा है, तो ये खर्चा आपका डेबिट होगा 6,000, और इसने आपकी ये एसेट को डेप्रिशिएट कर दिया, कम कर दिया, तो 6,000 से आपकी ये एसेट कम हो गई, डेटर्स कम हो गए। अब ये जो खर्चा था इस खर्चे के लिए हमने प्रोविजन बनाया था, अब आपको ये चेक करना है ये जो खर्चा है इसे मैं पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालूं या इसको प्रोविजन में या कोई रिजर्व मैंने बनाया है उसमें ट्रांसफर करूं। तो अब आप सोचो, आपने अगर प्रोविजन बनाया हुआ है, ये तो हम समझने के लिए कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जिस तरह से हम इसको प्रेजेंट करते हैं, लेकिन जर्नल एंट्रीज आएगी तो उसको समझो। अब आपको इसको कहाँ ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या प्रोविजन के साथ एडजस्ट करना है। अगर प्रोविजन बनाया हुआ है 15,000 तो ऑब्वियसली आप इसी के साथ ही इसको एडजस्ट करोगे। तो ये बेड डेट्स का खर्चा आपने जो पहले प्रोविजन बनाया हुआ है 15,000 का उसी के अकाउंट में डालोगे ना। जैसे आपको याद होगा, हाँ, आपको WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाली एडजस्टमेंट्स आपको याद है ना, जितना आपके पास रिजर्व होता है उतना आप क्लेम अगर होता है उसको जितना भी क्लेम होता है आप अपने रिजर्व के साथ एडजस्ट करते हो, और बाकी का रिजर्व या तो पार्टनर से बढ़ जाता है, और अगर रिजर्व कम होता है तो एक्स्ट्रा वाला खर्चा आप रिवैल्यूएशन में डालते हो। उसी तरह से यहाँ पर ये जो था बेड डेट्स का खर्चा हमने अपने इस रिजर्व के साथ एडजस्ट करा, 6,000 का हमारे रिजर्व एडजस्ट हो गए, बाकी 9,000 की इनकम अभी भी बची हुई है, लेकिन इस 9,000 में से और भी एक प्रोविजन बनाने के लिए कहा, कहा ना 6,450 रुपए का। तो इसीलिए यहाँ पर देखो अब ये आपका प्रोविजन फॉर डेट्स अकाउंट का 2,550 रुपए का बैलेंस जो बच जाएगा। जब आप प्रोविजन फॉर डेट्स अकाउंट बनाओगे तो ओपनिंग बैलेंस तो आपका आएगा कितना, क्रेडिट साइड पर लिखोगे 15,000, और क्लोजिंग बैलेंस में आप लिखोगे
₹6,450, ये नया प्रोविजन बना रहे हो। और इसके बाद यहाँ पर ये बैड डेट्स आपने डाले तो वो भी डेबिट साइड पर आएंगे। तो जो बैलेंस आएगा वो क्या है, वो रिवैल्यूएशन में आपका एक तरह से प्रॉफिट ही तो आएगा, प्रॉफिट आएगा ना। तो ये प्रॉफिट आपने कहाँ बुक किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। फिर से समझो, आपके डेटर्स 6,000 के डूब गए तो डेटर्स बच गए 1,29,000। उस पर आपको नया प्रोविजन बनाना है 5% का, 6,450। अब ये 6,450 का नया प्रोविजन बनाना है। बेड डेट्स आपके हुए 6,000 का, ये खर्चा डालना है, ठीक है। लेकिन इस खर्चे के साथ हमने रिजर्व भी बनाया हुआ था 15,000 का, तो इसके साथ इसको एडजस्ट कर देंगे तो ये कितना बच गया हमारा, 9,000। अब इसी में हमें एक नया प्रोविजन बनाना था, तो 6,450 का अब हमें प्रोविजन चाहिए और ऑलरेडी हमारे पास 9,000 का प्रोविजन बचा हुआ है। तो हम पुराने वाले प्रोविजन जो 9,000 का है और वो प्रोविजन ज्यादा है, अब हमें इतना चाहिए, कम चाहिए प्रोविजन, तो हम बैलेंस को कम करने के लिए क्या करेंगे, 2,550 को वापस से राइट बैक करेंगे, एज ए इनकम बुक करेंगे। जो खर्चा ज्यादा डल गया था उसे वापस इनकम में डालेंगे। एंट्रीज में बैड डेट्स खर्चा है, डेटर्स से रिलेटेड है, आपकी एसेट कम हो गई। अब इस बैड डेट्स को हमने इसके लिए रिजर्व बनाया था, प्रोविजन क्या था, तो उसी प्रोविजन के साथ इसको आप एडजस्ट करोगे और बाकी का प्रोविजन में जो बैलेंस बच गया 2,550 रुपए, वही प्रोविजन फॉर डेट्स अकाउंट आपका रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर होगा। करेक्ट है, तो ये 3 एंट्रीज बनेंगी, याद रखना। इसके बाद अब आप देखो, आपका रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आ रहा है, सॉरी लॉस आ रहा है 1,62,450 का, जिसे तीनों पार्टनर्स में बांटोगे इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो इन तीनों के हिस्से जितना जितना लॉस आएगा तो इनके अकाउंट में डेबिट करोगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। ये एंट्री भी समझ में आ गई, कोई नई नहीं है, इजी है। इसके बाद ये सब कुछ करने के बाद आपने रिवैल्यूएशन भी कर लिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन लास्ट में अब आपको जी के रिटायरमेंट के टाइम पर उसको पेमेंट करनी है। यहाँ पर पेमेंट के बारे में नहीं लिखा, तो जब पेमेंट के बारे में नहीं लिखा होता रिटायरिंग पार्टनर का, तो उस केस में हम उसके लोन अकाउंट में उसके पैसे को ट्रांसफर करते हैं। लेकिन आपको फाइंड तो करना पड़ेगा ना कि कितना बैलेंस बनता है, तो उसके बैलेंस को निकालने के लिए देखो, यहाँ पर उसके कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस था 4.5 लाख, बैलेंस शीट में आ रहा है, कैपिटल का बैलेंस मिलेगा। फिर रिजर्व में जो इसका हिस्सा बना था और गुडविल, गुडविल 45,000 इसको मिलनी है रिजर्व में, जब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो 45,000 बने। लॉस, इस लॉस में इसका हिस्सा बना था 37,500, ये माइनस होंगे, और रिवैल्यूएशन का लॉस 81,225 रुपए, ये भी माइनस होगा। तो बैलेंस जो बना 4,21,275 रुपए, ये इसको पेमेंट करनी थी, लेकिन पेमेंट फर्म अभी नहीं कर रही, तो इसका मतलब उसके लोन अकाउंट में आप इसको ट्रांसफर करोगे, तो जीस कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। कैपिटल अकाउंट तो अब खत्म हो गया ना, अब उस वो एक आपकी एक लाइबिलिटी बन गया, लोन बन गया, जिसको आपको पेमेंट करना। ये टाइपो एरर हो गई, इसको करेक्ट कर लेना, 4,21,275 आएगा यहाँ, करेक्ट है। 4,04,21,275 लोन में इतना पैसा ट्रांसफर करो। तो ये थी जर्नल एंट्रीज, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अपनी प्रैक्टिस जारी रखना, मेरे साथ कनेक्टेड रहना। गुड बाय एंड टेक केयर।